नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व इन्हें आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए और वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। देखिए, भारत का विभाजन भारत विभाजन की जब असलियत भारतीय ताकत दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों अपनी आदरणीय भारतीय आवाम के सामने वो रख रहा है, तो जो इसके संबंध में तथ्य को छुपाते रहे और जब उस वास्तविकता सामने आ रही है और जो बेनकाब हो रहे हैं, तो कहते हैं कि ये पुरानी बातें क्यों आप ला रहे हैं, इतिहास की बात क्यों ला रहे हैं। तो देखिए, जहाँ तक इतिहास का सवाल है, इतिहास के विषय में कहा जाता है कि दोज हु डू नॉट रीड एंड वैल्यू हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। जो लोग इतिहास को पढ़ते नहीं है और उसकी कीमत नहीं समझते हैं, इतिहास फिर उनको दोहराता है। तो इतिहास का एक महत्व है, इतिहास की बातों को निष्पक्ष रूप से जानना, समझना और उनसे सीख लेना, यह हर एक पीढ़ी का दायित्व होता है। तो इन कुतर्कों के बहकावे में नहीं आना है कि ये इतिहास की बात है, वो उसकी बात है। और वही कुतर्क देने वाले वो मुगल की बात जरूर लाएंगे, 25,000 साल पुराना वो हिंदू सभ्यता की बात जरूर लाएंगे। लेकिन जब ये भारत विभाजन के संबंध में वास्तविकता जो है अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के सामने, अपने आदरणीय भारतीय आवाम के सामने, अपने देशवासियों के सामने रखी जाती है, तो एक कुतर्क लेकर के खड़े हो जाते हैं कि पुरानी बात इतिहास की बात है। तो वो उनके अवसर के बाद जो उनके दोहरे मानदंड हैं या उनकी शब्दावली में जो दोगलापंथी है, उनकी शब्दावली में ये शब्दावली मेरी नहीं है, जो दोगलापंथी है उसी का क्या परिणाम है कि जब चाहा तो भारतीय ताकत दल की इस प्रयास में कि जो भारत विभाजन एक बहुत बड़ी त्रासदी है इस देश के लिए, उसके विषय में सच्चाई जब अपने भारतीय भाई बहनों के सामने लाई जाती है, तो इस कुतर्क के साथ खड़े हो जाते हैं कि ये इतिहास की बात है, पुरानी बात है। और जब उनको अवसर मिलता है तो मुगलों की बात, 25,000 साल पुरानी वो सभ्यता की बात बुलाने लगते हैं। तो दोहरी मानसिकता और दोहरे मानदंड या उनकी शब्दावली में दोगलापंथी की साफ यह निशानी है। इनकी सच्चाइयों के विषय में भारतीय ताकत दल ने कम से कम इसे सोशल मीडिया के, इसे यूट्यूब ये वीडियो के पैगाम के माध्यम से जो बताने की जो कोशिश की है,
तो मोटा मोटी बाई एंड लार्ज कि सत्ता की छीना झपटी और सत्ता की हवस जो पूरा करने में यह देश को बांटा गया है, और यह बहुत बड़ी साजिश है। और इसमें तिगड़ी से मतलब मोहनदास करमचंद गांधी, जवाहरलाल नेहरू और माउंटबेटन, इन्हीं तीन की वो मैंने यह करतूत या साजिश थी। और वो अब इस संबंध में कई ऐसे तथ्यों के विषय में भारतीय जनता पार्टी दल ने अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से सवाल भी किया है कि हमारे कितने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को ये मालूम है कि देश बांटने का प्रस्ताव जो है खुद इस कांग्रेस ने पास किया हुआ है। कितने लोगों को मालूम है? मैंने हमारे जो भारतीय भाई बहन है, हमारे जो आदरणीय भारतीय भाई बहन है, और ये हमारी जो आदरणीय भारतीय अवाम है, कितने को ये मालूम है कि देश बांटने का प्रस्ताव खुद इस कांग्रेस ने पारित किया हुआ है? और कितने को मालूम है कि जब ये कांग्रेस खुद देश बांटने का प्रस्ताव जिसने पास किया हुआ है, तो उस प्रस्ताव का विरोध किसने किया? कितने को मालूम है? अब सवाल यह उठता है कि जो कांग्रेस इस देश को बांटने का प्रस्ताव पास कर चुकी है, वह किस अधिकार से इस विभाजन का इल्जाम, इसका ठिकरा जो है किसी और के मत्थे मर सकती है? ये सवाल है। तो ये यथार्थ है, और ये सवाल जो है सिर्फ जेएनपीसी से ही नहीं है, बीजेपी वालों से भी है। इस यथार्थ को जानते हुए भी वह आज भी वो जिन्ना के खिलाफ जो है माहौल बनाने में इस जो है बीजेपी वाले कांग्रेस का साथ क्यों देते हैं? तो कई ऐसी बातें हैं। और ये मोहनदास करमचंद गांधी जहां एक और अपने देशवासियों से ये झूठ बोल रहा था, झूठी दिलासा दिला रहा था कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा, वही जो है सिर्फ नेहरू को सत्ता दिलाने के लिए देश विभाजन का वो इंस्ट्रूमेंटल था, यानी उसकी मुख्य भूमिका थी। तो देख लीजिए, एक ओर वो कह रहा है कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा, और दूसरी ओर नेहरू को सत्ता दिलाने के लिए यानी देश बांटने का जो षड्यंत्र था, उसमें इसकी मुख्य भूमिका थी। और वो मुख्य भूमिका मतलब कि वैसे तो मैंने सारी बातें ये मैंने विस्तार से बताई जाए तो ये जो मैंने सोशल मीडिया का जो यूट्यूब का वीडियो है, इसकी जो क्षमता सीमित है, इसमें उतना संभव नहीं है। लेकिन इसी बात से हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन अंदाज कर सकते हैं कि देश विभाजन का प्रस्ताव कांग्रेस भी पारित नहीं करना चाहती थी। ये हमारे देशवासी भी हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन भी जान लें कि कांग्रेस भी इस पक्ष में नहीं थी कि वो देश बांटने का प्रस्ताव जो है वो ना, उसका यह था कि यदि कल को ये बात मालूम हुई कि कांग्रेस ने खुद देश बांटने का प्रस्ताव पास किया हुआ है, तो ये आज नहीं तो कहाँ। हालांकि इन कांग्रेसियों ने, जेएनपीसी वालों ने इस तथ्य को अब तक तो छुपाया ना, अब तक छुपाया। बीजेपी भी इसका साथ दे रही है कि देश बांटने का इल्जाम जो है वो नेहरू गांधी का नहीं बल्कि वो जिन्ना का है। तमाम माहौल में वो बना हुआ है। जितने भी ये मीडिया वालों की मानसिकता जरा देखिए, मीडिया वाले जो है आतंकवादियों को बोलते हैं, जिन्ना की सेना बोलते हैं। तो ये साजिश तो ये साजिश तो चल ही रही है कि भारत के बंटवारे का, पाकिस्तान बनाने का जो है इल्जाम जो है
वो नेहरू गांधी के सर से उठा करके किसी और यानी जिना के सर पर मढ़ने की जो साजिश है, और इस साजिश में ये यानी बीजेपी वाले, आरएसएस वाले और इस तरह की मानसिकता वाले बराबर जो वो साथ देते हैं इसे जेएनपीसी का और कांग्रेस का। तो लेकिन यह सवाल उन समूह से है कि जिस कांग्रेस ने खुद इस देश के बांटने का प्रस्ताव पास किया हुआ है, वह किस अधिकार से और कैसे जो है देश बांटने का इल्जाम जो है किसी और के मत्थे या जिन्ना साहब के मत्थे जो है वो मर सकता है। तो यही तो भारतीय जनता दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से ये निवेदन करता है कि इन कांग्रेसियों से भी पूछिए, बीजेपी वालों से भी पूछिए, और साथ साथ सिर्फ बीजेपी वालों से नहीं, ये जितनी भी पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और जो एनसीपी, अकाली, टीडीपी, एआईएडीएमके, डीएमके, टीडीपी, बीजेडी, जितनी भी पार्टियों से पूछे कि कांग्रेस ने खुद देश को बांटने का प्रस्ताव पास किया हुआ है, तो फिर जो है जो पास किया हुआ है सिर्फ नेहरू को सत्ता दिलाने के लिए, तो फिर इसका इल्जाम वो कांग्रेस जो है या कोई भी जो है इसका इल्जाम किसी और के मत्थे या जिन्ना साहब के मत्थे जो है कैसे ये कांग्रेस जो है ये मर सकती है और लोग जो है और इसका साथ दे सकते हैं। तो सत्यता ये है कि कांग्रेस वास्तव में कार्य समिति के रूप में या जो उसकी जो महासभा है, जो जनरल बॉडी है, वो तैयार नहीं थी देश बांटने के प्रस्ताव को पारित करने के लिए। बात सही इसलिए है कि जनता में तो ये खबर थी कि इस वो आज़ादी की लड़ाई के संबंध में जो ये दम भर रही थी, मुखौटा पहनी हुई थी आज़ादी की लड़ाई लड़ने का, और उस समय भी ये बातें लोगों के सामने तो धीरे धीरे आई रही थी कि ये आज़ादी की लड़ाई का ये नकली मुखौटा ये पहने हुए है, जबकि सच्चे अर्थों में यह अंग्रेजी सरकार की मुखबिर, दलाल और चमचा थी। और जेलों वगैरह में जब भी जेल में बंद होने की नौबत आती थी, तो अंग्रेजी सरकार की ओर से दामादों की तरह जो सुविधा मिलती है, अभी इसमें आप लोग सुनते होंगे ना कि सत्येंद्र जैन को क्या क्या सुविधाएं मिल रही जेल में, वैसी ही सुविधा अंग्रेजी सरकार की ओर से यानी इन सबों को मिला करती थी, चाहे वो मोहनदास करमचंद गांधी हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू इत्यादि हो। तो ऐसी सुविधा उठाने वाले और इन अंग्रेजी सरकार के मुखबिर और दलाल और चमचा, और ये बात मैंने सिर्फ यहीं तक नहीं है, इस यथार्थ को बाबा साहब ने भी बोला था कि ये जो गांधी है बहुत डेंजरस आदमी है, बहुत खतरनाक है, ये डबल डीलर है, ये जनता के सामने भी पेश होता है कि ये आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है, और जो है और अंग्रेजों की से भी वो अंग्रेजों से भी ये डील करता रहता है। तो ये डबल डीलर है। तथ्य यह है कि और कई रिकॉर्ड ये बोलते हैं कि उस समय के कई ब्रिटिश सांसद ये कहते थे कि भाई ब्रिटिश हुकूमत का एक बिल्कुल रिलायबल सार्जेंट वहाँ है गांधी के रूप में, तो ब्रिटिश सरकार को कोई चिंता करने की बात नहीं है। कई ब्रिटिश सांसद जो है ये कहा करते थे कि भारत में, मैंने इंडिया में या भारत में ब्रिटिश सरकार का एक सार्जेंट गांधी के रूप में है, इसलिए ब्रिटेन को कोई चिंता करने की बात नहीं है। तो ये करतूत थी उसकी। जैसा कि बताया गया है कि जब बंगाल का विभाजन हुआ तो बंग भंग जिसे कहते हैं या पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो उसके विरोध में कुछ मैंने देशभक्ति के आंदोलन चलाए गए।
उसमें सबसे प्रमुख था ये आपका स्वदेशी आंदोलन और अनुशीलन समिति इत्यादि जो है। इन दोनों देशभक्ति के आंदोलनों को दबाने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए अंग्रेजों ने इस मोहनदास करमचंद गांधी को दक्षिण अफ्रीका से भारत में पैराशूट करवाया। और ये गांधी वहां से आकर के अंग्रेजी सरकार के प्रति वफादारी का इसने सार्वजनिक रूप से घोषणा किया। देखिए सारे तथ्य जो है ये रिकॉर्डेड है, ये सारे तथ्य जो है वो रिकॉर्डेड है, अभिलेख में आपको मिल जाएंगे। तो यह है अंग्रेजी सरकार के प्रति वफादारी इसने सार्वजनिक रूप से घोषणा किया। और घोषणा उसने ये इसलिए किया कि वो भारतीयों को अंग्रेजों की सहायता के लिए, अंग्रेजों की सेना में भारतीयों को भर्ती करवाना चाहता था ये मोहनदास करमचंद गांधी। तो यही तो हमारे देश के भारतीय भाई बहन ये फैसला करें कि जिस अंग्रेजी सरकार के खिलाफ लड़ते हुए हमारे कई क्रांतिकारी राष्ट्रभक्त जो है, अमर शहीद जो है अपने प्राण दिए हैं, उसी अंग्रेज की सहायता के लिए ये मोहनदास करमचंद गांधी भारतीयों को अंग्रेजी सेना में भर्ती करवाया। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायता करने के लिए। तो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन और हमारे आदरणीय भारतीय आवाम खुद फैसला करें कि इस मोहनदास करमचंद गांधी से बढ़ करके इस देश का गद्दार कौन होगा, लोग बताएं ना। और ये सारे तथ्य जो है हमारी आवाम से छुपाए क्यों गए, और उसको छुपाने वाले यही मानसिकता जो लुटियन पत्रकारों का जो गिरोह है, जो मीडिया के गिरोह, ऐसे लोगों ने छुपाया है। और जो है फिर जीएनपीसी के गांधी नेहरू परिवार चांदा चौकड़ी काकस के जो चाटुकार इतिहासकार हैं, उन्होंने छुपाया। जो बौद्धिक जो उसके चाटुकार बौद्धिक वर्ग है, उसने छुपाया। तो यही सवाल तो कर रहा है भारतीय जनता दल। तो जब इसका जवाब नहीं बन रहा है, तो इसमें जो पत्रकारों का गिरोह है कहता है कि यूट्यूब वाले सर जो है लोकतंत्र का ख्याल रखें, मर्यादा का ख्याल रखें। सवाल इस बात का है कि इन जीएनपीसी वालों ने, इसके बाद बीजेपी वालों ने, उसमें बीजेपी भी शामिल है थोड़ा बहुत, कि जिस लोकतंत्र की हत्या बराबर ये जीएनपीसी करती रही है, जिस पार्टी में लोकतंत्र कभी रहा ही नहीं है, और लोकतंत्र की हत्या का सिलसिला जो है मोहनदास करमचंद गांधी के जमाने से चल रहा है, और उस घटना से चल रहा है कि पूरी कांग्रेस जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश का पहला प्रधानमंत्री देश का पहला प्रधानमंत्री बनाना चाहती थी। लेकिन यह मोहनदास करमचंद गांधी जो है लोकतंत्र की हत्या करके, जो है कांग्रेस को दबा करके, जो है नेहरू को कांग्रेस की इच्छाओं के विरुद्ध, देश की इच्छाओं के विरुद्ध उसने देश के ऊपर थोपा। तो लोकतंत्र की हत्या का सिलसिला जो है इस कांग्रेस का जमाने से है, मोहनदास करमचंद गांधी के जमाने से है। यही तथ्य तो जो है भारतीय जनता दल, और शायद मैं इस विषय में हमको अंदाज है, हम दावा तो नहीं करते हैं कि भारतीय जनता दल शायद ये पहला दल है, पहला संगठन है कि इस तरह के तथ्य जो है अपनी आवाम के सामने ये रख रहा है। तो ये जितना भी पत्रकारों का जो गिरोह है, खास करके एक लुटियन पत्रकारों का जो गिरोह है, और दूसरा जो है मोदी भक्त पत्रकारों का गिरोह है, तो कोई जवाब नहीं बनता है, माकूल जवाब नहीं बनता है। तो वही कि मर्यादा का ध्यान रखे और लोकतंत्र का।
तो लोकतंत्र की हत्या तो बराबर पार्टी के अंदर भी और बाहर किस तरह से लोकतंत्र को इन्होंने हाईजैक किया, खरीदा है पैसे के बल पर, यानी और जो है बाहुबल के बल पर और तिकड़म करके देश में नफरत फैला करके, दंगे करके, कुछ रेवड़ी पे फेंक करके हमेशा इन्होंने लोकतंत्र को खरीदा और हाईजैक किया है। तो ये लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र के अभिशाप है। और इस तरह का जो दर्द जो है सिर्फ भारतीय जनता दल और मुझे ही नहीं है, इसका अंदाज जो है शहीद आजम भगत सिंह को पहले ही हो गया था। ये बड़े खतरनाक किस्म के माने भारत विरोधी ये काले अंग्रेज हैं। तो कम से कम जो है ये जो पत्रकारों का गिरोह है, लुटियन पत्रकारों का गिरोह और मोदी भक्त पत्रकारों का गिरोह, ये जान ले ही नहीं बल्कि जानते भी होंगे कि यह लोकतंत्र के सबसे बड़े अभिशाप हैं, सबसे बड़े यानी ग्रेटेस्ट स्कूर्ज है, और उसको ये सब बोलते हैं कि लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र के जो सबसे बड़े अभिशाप है, सबसे बड़े उसके दंश हैं, उसको बोलते हैं लोग। इसी से इन समूह की जो मानसिकता क्या बदलता है, और इन्हीं की मानसिकता नहीं, जिसके ये सिपा सालार हैं उनकी मानसिकता, जिसके मतलब जितने मोदी भक्त किस्म के जो पत्रकार हैं, जिस तरह से जवाब देते हैं, जिस तरह से कहते हैं, उससे बीजेपी की जो है मानसिकता का पता चलता है। और उससे प्रकार जितने भी लुटियन किस्म के पत्रकारों का जो गिरोह है, जिस तरह से बोलते हैं, उससे जेएनपीसी की मानसिकता का पता चलता है। तो वो इसको बोलते हैं लोकतंत्र, जो कि हमेशा लोकतंत्र का गला घोटा है, और लोकतंत्र को हमेशा धन बल बाहुबल तिकड़म और जो है नफरत, रेवड़ी और जातिवाद, संप्रदायवाद, सांप्रदायिकता, भाषावाद, इस सब तमाम हथियारों के बल पर इसी लोकतंत्र को हाईजैक किया है। वो कहते हैं कि यह लोकतंत्र है। तो हमारे देश के लोग जो है, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे आदरणीय भारतीय आवाम को फैसला करने दीजिए कि लोकतंत्र क्या है। आपके कहने मात्र से ये नहीं कि यह लोकतंत्र है, यह लोकतंत्र हो जाएगा। भारतीय आवाम ताकत दल तो बस समझा रहा है, और आपकी मानसिकता को भी, आपके चरित्र को, आपके डीएनए को भी बड़े ध्यान से पढ़ रहा है। तो वही कहा जा रहा है कि जो है लोकतंत्र की बराबर हत्या लोकतंत्र पार्टी में वो मोहनदास करमचंद गांधी के जमाने से चल रही है। तो इस जो मोहनदास करमचंद गांधी का दोहरा चरित्र, तो आप देखिए ना कि जहां अच्छा बात चल रही थी कि कांग्रेस भी जो है भारत विभाजन का प्रस्ताव पास करने के पक्ष में ही थी, इसलिए कि उसको पता था कि देश की जनता वास्तव में जाते तो नहीं कि इस तरह की बात की कि यह जो है कांग्रेस जो है आज़ादी की लड़ाई का एक मुखौटा पहन करके, एक झूठा मुखौटा पहन करके जो इसकी भूमिका रही है, जो इसका चरित्र रहा है, अंग्रेजी सरकार के मुखबिर और दलाली का और चमचागिरी का, और कभी कभी यदि जेल में भी यदि बंद होने की बात आई है तो वहाँ पर जो है दामादों जैसी जो है जो सुविधा मिलती है वो अंग्रेजी सरकार के द्वारा मिली। और वहीं दूसरी ओर हमारे जो क्रांतिकारी किस्म के राष्ट्रभक्त और अमर शहीद रहे, उनको कठिन यातनाएं, वो सेलुलर जेल जो है अंडमान निकोबार वाली, कालकोठरी वाली, वो यातनाएं झेलनी पड़ती थी। वहीं दूसरी ओर इनको दामादों की तरह सुविधाएं मिलती थी। यानी इन जो है नकली जो है ये आज़ादी की लड़ाई लड़ने वालों को कौन? मोहनदास करमचंद गांधी और
और जवाहरलाल नेहरू जैसे लोगों को। तो कांग्रेस या मैंने वो सोचती थी भाई कि जब इस तरह का इम्प्रेशन है कि ये यानी हमारी कलई खुल रही है जनता में कि हम जो है आज़ादी की लड़ाई का मुखौटा तो पहने हैं, लेकिन हम आज़ादी की लड़ाई लड़ करके हम जो है इस सरकार की मुखबिरी कर रहे हैं, दलाली कर रहे हैं और चमचागिरी कर रहे हैं, जो भी है। तो इस तरह की कलई जो है उस समय भी खुल रही थी। तो इस तरह का इम्प्रेशन, जो इस तरह की छवि जो है वो जो है उस समय भी बनी हुई थी। तो कांग्रेस का ये कहना था कि भाई यहाँ तक तो छवि वो छम है, लेकिन देश बांटने का प्रस्ताव पास करके इतना बड़ा कलंक जो है लेना जो है कांग्रेस के लिए ठीक नहीं है। तो कांग्रेस की कार्य समिति या कांग्रेस की जो जनरल बॉडी है इसके लिए तैयार नहीं थी, ये तथ्य है। लेकिन यही मोहनदास करमचंद गांधी ने फिर कांग्रेस के कार्य समिति को भी और उसकी जनरल बॉडी को दबा करके, अपने दबाव में लेकर के देश विभाजन का प्रस्ताव जो है वो पास करवाया। और इसने कुतर्क क्या दिया वह भी हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को, हमारे आदरणीय भारतीय अवाम को जानना जरूरी है। उसने कुतर्क ये दिया कि ये नेहरू माउंटबेटन के सामने धमकी दिया है। धमकी ये दिया है कि यदि इसको प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया तो यह कांग्रेस को तोड़ देगा और उसको प्रधानमंत्री बनाने के लिए या कांग्रेस को बचाने के लिए देश को बांटना जरूरी है। और इस समय कांग्रेस का बंटना जो है देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। तो कांग्रेस को बंटने से बचाने के लिए देश को बांटना जरूरी है। ये बात जो है वो मोहनदास करमचंद गांधी यानी कांग्रेस उस समय की कांग्रेस की कार्य समिति या कांग्रेस की जो जनरल बॉडी को वो समझा ले गया। फिर भी उस प्रस्ताव का विरोध हुआ था। भारत के विभाजन के प्रस्ताव का कांग्रेस में सिर्फ एक व्यक्ति ने विरोध किया था। यह भी हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों को जानना बहुत जरूरी है। वो विरोध करने वाले एकमात्र वो कांग्रेसी थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। और जब ये प्रस्ताव पास किया तो एक कट्टर किस्म के यानी सुभाष चंद्र बोस के स्तर के राष्ट्रवादी नेता थे सैफुद्दीन किचलू साहब। उसने इस कांग्रेस की और कांग्रेस की इस तरह की करतूत पर कांग्रेस को बहुत लताड़ लगाई। किसने? सैफुद्दीन किचलू साहब ने। और उस कार्य समिति के जो सदस्य थे उनमें थे खान अब्दुल गफ्फार खान या बादशाह खान, और दो उनके और नाम थे, फ्रंटियर गांधी और सीमांत गांधी, जो कि NWFP नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रॉविंस से वो आते थे। वो उसी कार्य समिति में ही रो पड़े कि इन कांग्रेसियों ने हमको उन भेड़ियों के हवाले कर दिया। मतलब ही वर्चुअली ब्रोक डाउन, रो पड़े वो। तो ये वास्तविकता है देश को बांटने की। और फिर तो देश ने देखा होगा कि 25 से 30 लाख लोगों की जानें गई, 3 करोड़ से ऊपर लोगों के घर उजड़े। इतना बड़ा जो है त्रासदी जो है ये भारत झेल गया आज़ादी के नाम पर, जिसको बोलते हैं कि आज़ादी, इसको बोलते हैं कांग्रेसी बोला कि हमने आपको आज़ादी लाई है। आज़ादी तो लाई भी नहीं थे और उस दिन आज़ादी मिली भी नहीं थी। तो ये वास्तविकता है। तो जरा हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जरा बहुत गौर से देखें कि एक और ये मोहनदास करमचंद गांधी देशवासियों को
एक झूठी दिलासा दिला रहा था कि पाकिस्तान मेरी लास्ट बनेगा, और दूसरी ओर वही मोहनदास करमचंद गांधी देश को बांटने की साजिश में अग्रणी भूमिका भी निभा रहा था। और जो कांग्रेस जो है विभाजन, जो कांग्रेस जो कांग्रेस की कारसेवित भारत विभाजन के पक्ष में रही थी, उसको भी दबाव में लेकर के और अपने कुतर्कों के द्वारा जो है वो भारत विभाजन का प्रस्ताव भी जबरन वो पास करवा रहा था। यही मोहनदास करमचंद गांधी। तो हमारे देश के लोग बताएं कि देश विभाजन जिसके कारण जो है ये देश बटा, पाकिस्तान बना, पाकिस्तान कोई पड़ोसी के लिए नहीं, वो एक खतरनाक दुश्मन हो गया। यानी भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय ताकतों के गोद में बैठ करके भारत का खून बहाने के लिए वो पाकिस्तान बना, वो पाकिस्तान का इन समूह ने निर्माण करवाया। और 25 से 30 लाख लोगों की तो जान गई ही, 3 करोड़ से ऊपर लोगों के घर उजड़े। और वही कह रहा था, वही मोहनदास करमचंद गांधी कह रहा था कि पाकिस्तान मेरी लास्ट पर बनेगा। तो देश के लोगों ने उस पर विश्वास किया, भरोसा किया। तो उस देश के उस भरोसे को तोड़ा इसने, मोहनदास करमचंद गांधी, कि भाई ये सोचा कि भाई जब ये कह रहा है बुढ़ा कि पाकिस्तान मेरी लास्ट बनेगा, पाकिस्तान जब बने तो मेरे शरीर के 2 टुकड़े कर देना, तो ये वास्तव में पाकिस्तान को ये पाकिस्तान जो है वो बनने नहीं देगा। ये बुढ़ा जिद्दी है, ये आंदोलन करेगा, अभियान चलाएगा, धरने पर बैठेगा, आमरण अनशन करेगा, मर भी जाएगा। तो जैसा कह रहा है ये पाकिस्तान बनने नहीं देगा। लेकिन लोगों को क्या मालूम कि एक और वो साजिश कर रहा है और फिर भी जनता को एक झूठी दिलासा दिला रहा है। पाकिस्तान तो जो है 14 अगस्त 1947 को ही बन गया, और ये 4-5 महीने बाद जाकर के 30 जनवरी 1948 को मरा। तो देश के साथ इसने कितना बड़ा विश्वासघात किया। तो इसी तरह के तमाम तथ्य हैं कि तो हमारे देश के लोग ही फैसला करेंगे ना कि इससे बढ़ करके देश का गद्दार कौन होगा। जब ये हकीकत रखी जाती है तो ये मोदी भक्त जो है पत्रकार कहते हैं कि मर्यादा का ख्याल रखिए। देश के साथ गद्दारी हो रही है, इन गद्दारों की बात कही जा रही है, तो बोल रहे हैं कि मर्यादा, कौन सी मर्यादा बताएं ना। और बीजेपी भी जो है, जो यानी जो हमारी देश विभाजन जो है इतनी बड़ी त्रासदी है, इसमें सिर्फ कितना उसको वोट मिल जाए उतना ही पोर्शन पर वो यानी हो हला करती है। विभाजन विभीषिका शायद उसने कार्यक्रम शायद उसमें वो चलाने की बात कही है। विभाजन विभीषिका मतलब कि उस विभाजन से क्या नुकसान हुआ, कितने जान माल की हानि हुई, बस इसी को दिखा करके विभाजन किनके कारण हुआ उस पर पर्दा डालते हुए, नेहरू गांधी को बचाते हुए। तो इतने बड़े ये देश के दुश्मन हैं बीजेपी वाले, ये भी समझ लीजिए। मतलब कि नेहरू गांधी को बचाने के लिए और इसका झूठा इल्जाम जो है जिन्ना साहब के मरने के लिए, ये बीजेपी वाले, आरएसएस वाले या उनकी मानसिकता वाले हमेशा इस कांग्रेस के साथ ही हैं। लेकिन हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन ये भी जान लें कि सिर्फ बीजेपी, आरएसएस और उसकी मानसिकता वाले ही कांग्रेस के साथ नहीं हैं। सिर्फ नेहरू गांधी को बचाने के लिए और एक झूठा इल्जाम जो है देश विभाजन का, वो जिन्ना साहब के मरने के लिए, ये जितनी भी पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी, अकाली दल, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, तृणमूल कांग्रेस और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, एनसीपी, शिवसेना, बीजेडी,
टीडीपी, वाईएसआरसी, डीएमके, एआईएडीएम, सब सही पार्टी है। वो सब जो है इसी जेएनपीसी के साथ हैं, जो है सिर्फ नेहरू और गांधी को बचाने के लिए, यानी देश विभाजन का ठीकरा जो है नेहरू गांधी के ऊपर से उठा करके जिन्ना साहब के ऊपर मरने के लिए। सिर्फ ये राजनीतिक पार्टियां ही नहीं हैं, सबसे विचित्र हालत है वो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से जितना भी बौद्धिक वर्ग है, जितना भी वो प्रवक्ता है, उनकी हालत तो और विचित्र है। इसको भी जरा सुनिए। तो मैंने बताया ना कि जहां एक और यानी देश विभाजन का इल्जाम ठीकरा जो है नेहरू गांधी के सर से उठा करके जिन्ना साहब के मथे मरने में इस जेएनपीसी का साथ बीजेपी, आरएसएस और ये उनकी मानसिकता वाले लोग ही नहीं, ये जितनी भी इसमें राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी जेएनपीसी के साथ में है। बात इतनी नहीं है, इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से जो जितना भी बौद्धिक वर्ग है और जितना भी वो जितने प्रवक्ता आते हैं, उनकी हालत तो और विचित्र है। और उनका जो है आरएसएस बीजेपी विरोध का जो मैनिया है वो इस कदर हावी है कि वो इस विभाजन के लिए बीजेपी को जो है वो जिम्मेदार बताते हैं। एक बार कोई सपा का समर्थक था, हम सबसे मिल गया और बात होते होते आ गई यानी विभाजन पर, विभाजन के लिए भारत विभाजन के लिए एक कांग्रेस जिम्मेदार है। वो सपा का समर्थक जो कि इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से था, कह रहा कि देश को बीजेपी ने बंटवाया। तो हमने कहा भाई भारत विभाजन के समय तो बीजेपी या बीजेपी के पहले जो जनसंघ थी उसका अस्तित्व नहीं था, लेकिन वह इतना अंधा था बीजेपी और आरएसएस के विरोध में, यह बात जो है वो मानने को तैयार नहीं था। इसी प्रकार से इन समूह ने हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके में जो ब्रेन वॉश किया हुआ है, बस आरएसएस और बीजेपी विरोध का। आप लोग देखते होंगे ना कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके में एक मुद्दा बिल्कुल जम के चलता है, बीजेपी को हराओ कैसे भी। तो सिर्फ बीजेपी आरएसएस के विरोध में पूरा का पूरा इन सबों ने दिमाग ही वो खाली कर दिया है। अब उसका दुष्परिणाम जरा देखिए कि क्या होता है। तो ये जो है जो यथार्थ है कि ये हमारा देश जो है वो धर्म के आधार पर नहीं बटा है, ये यथार्थ है। यह सिर्फ नेहरू को सत्ता दिलाने के लिए या सत्ता की छीना झपटी का ये दुष्परिणाम है, ये सच्चाई है। बल्कि जहां तक इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का तबका है, उसका जो है 90%, हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का 90% जो है भारत विभाजन के खिलाफ था। सिर्फ 10% ही जो है सरफिरे थे जो कि इसमें शामिल थे। यह भी एक सच्चाई है। तो भारत का विभाजन धर्म के आधार पर बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल सिर्फ जो है सत्ता की छीना झपटी, या साफ शब्दों में नेहरू को, वो नेहरू जिसके पक्ष में न तो कांग्रेस थी न तो हमारी आवाम थी, उसको जो है सत्ता पर बिठाने के लिए, और उसमें सत्ता पर बिठाने की यानी मुख्य भूमिका किसकी थी? इसी मोहनदास करमचंद गांधी की। और किसके इशारे पर? जो उसमें का वायसराय था माउंटबेटन, उसके इशारे पर। और माउंटबेटन तो माने वो एजेंट ही था अंग्रेज का, वो खुद चाहता था वो देश को बांटना। तो हमारे देश के लोग, हमारे आदरणीय भारतीय अवाम, हमारी आदरणीय भारतीय भाई बहन, ये बिल्कुल अच्छी तरह से जान लें कि देश का विभाजन धर्म के आधार पर नहीं हुआ था। ये जो है सत्ता की छीना झपटी या
उस नेहरू जिसके पक्ष में न तो कांग्रेसी न तो देशवासी थे, उसी को जो है वो सत्ता पर बिठाने के लिए ये इस देश को बांटा गया। इसीलिए उसने जब उसको सत्ता मिल गई ना, तो बोला था ट्रस्ट विथ डेस्टिनी। ट्रस्ट विथ डेस्टिनी मतलब सौभाग्य के साथ सामना, साक्षात्कार। बात तो सही है। जो कि उस पद का बिल्कुल पात्रता नहीं रखता था, यदि उसको सत्ता मिल जाए तो वो तो बोलेगा ही सौभाग्य से जो है वो सौभाग्य से सामना उसका हो गया, उसको सौभाग्य खुल गए, सौभाग्य से उसका साक्षात्कार हो गया। लेकिन देश पर इतना बड़ा संकट और इतनी बड़ी त्रासदी का वो शिकार हो गया। तो यह स्पष्ट तथ्य है कि देश का विभाजन धर्म के आधार पर बिल्कुल नहीं हुआ। ये तो ये जो गिरोह है, जिसमें कि बौद्धिक वर्ग भी शामिल है, कुछ बौद्धिक वर्ग भी शामिल है, कुछ पत्रकारों का गिरोह है, जो जेएनपीसी के चाटुकार किस्म के वो इतिहासकारों का गिरोह है, ये सब मिलकर के ये इनकी साजिश का नतीजा है कि देश विभाजन जिनके कारण हुआ, माने मतलब कि मोहनदास करमचंद गांधी और जवाहरलाल नेहरू के सिर से उठा करके जो है वो जिन्हें साहब के मत्थे मरने की जो साजिश है, उसी साजिश के तहत इस तरह का तर्क प्रस्तुत करते हैं कि इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ, जो निहायत गलत है। इस सत्ता की छीना झपटी का ही परिणाम है। तो ये तथ्य है। अब इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के जो बौद्धिक वर्ग की जरा दशा देखिए, वह भी नेहरू गांधी को बचाना चाहते हैं और नेहरू गांधी को बचाने के चक्कर में वह विभाजन को सही ठहराना चाहते हैं और कि ये विभाजन जो है धर्म के आधार पर यानी उसी तरह का समर्थन। मैंने बताया कि वास्तविकता यह कि यह देश जो है धर्म के आधार पर नहीं बटा है, बल्कि 90% जो है इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों ने इसका मतलब कि विभाजन का विरोध किया, और बल्कि जिन्होंने विरोध किया उसी को इस जेएनपीसी ने भारत विभाजन का शिकार बना दिया। जैसे खान अब्दुल गफ्फार खान या बादशाह खान या सीमांत गांधी या फ्रेंड गांधी, इन्होंने जो है वो यानी विभाजन का विरोध किया और उनको ही जो है इस विभाजन का शिकार बना दिया। तो यही किया उसने। तो 90% जो है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन जो विभाजन के विरोध में थे, 10% जो है वो सिर्फ रहे थे। तो ये जो है वो यथार्थ है। तो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के बौद्धिक वर्ग जो है सिर्फ नेहरू गांधी को बचाने के चक्कर में इस भारत विभाजन में वो दोहरी मानसिकता के शिकार होते हैं। वो इस बात को मानते हैं कि भाई धर्म के आधार पर ये देश बटा है, और तो जब धर्म के आधार पर देश बटा है तो यह सवाल उनके जो ये सवाल उनके और ये निशाना करता है, ये सवाल उनके वो निशाना है कि जब धर्म के आधार पर जो देश बटी गए तो क्यों आप रह गए यहां पर, आप चले जाते हो वहां पर। और उसी को असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग बोलते हैं कि बाई चॉइस हम रह गए। सवाल इस बात का कि तुम इसका समर्थन करते हो कि धर्म के आधार पर देश बटा, तो
तो उसका आधार पर मैंने एक देश भी माने एक देश भी जो है वो पाकिस्तान के रूप में, एक देश भी पाकिस्तान के रूप में बनवा दोगे और फिर यानी फिर इसी देश में वो रहोगे। ये दोगलापंथी यानी क्यों? जबकि वास्तविकता ये होनी चाहिए, वास्तविकता है भी कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों ने कहां समर्थन किया था विभाजन का? वो तो अपने अपने स्थान पर ही थे। वह क्यों जाएंगे कहीं पर? जिन्होंने देश को बांटा है, यह सवाल जो है यह सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए। यह वास्तविकता है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग सिर्फ नेहरू गांधी को बचाने के लिए जो है उसी तर्क का समर्थन करते हैं कि धर्म के आधार पर दो देश बटे। तो इसलिए उस सवाल का यानी इसलिए उस सवाल का जवाब देने के लिए जो है ये मैंने देने के लिए असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों की मानसिकता जो है वो जवाबदेह है। असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों की मानसिकता जवाबदेह है इस सवाल का जवाब देने के लिए कि जब धर्म के आधार पर देश बट ही गया तो धर्म के आधार पर एक जो है वो देश भी आप लोगे और चॉइस के आधार पर यानी चॉइस बोल करके इस देश में भी जाओगे। यह क्यों जो है वो दोगलापंथी? ये सिर्फ इसलिए कि ये सब जो है सिर्फ आरएसएस बीजेपी के विरोध में जो है सिर्फ जो है देश विभाजन का ठिकरा नेहरू गांधी के ऊपर से उठा करके जिन्ना साहब के पक्ष में ये सब भी जो है उसी प्रयास में इस प्रकार की दोहरी मानसिकता के शिकार है। और जो इस तरह से तर्क देते हैं कि हम बाई चॉइस रह गए हैं और वो और इस तरह के सवालों के यानी उनकी मानसिकता जो है वो जवाबदेह है कि भाई जब आप इसको सही मानते हैं कि धर्म के आधार पर बटा है तो धर्म का आधार पर एक जो है वो देश भी आप लोगे और जो है यहाँ और यहाँ भारत में रह भी जाओगे। कैसे चलेगा? ये दोगलापंथी वो क्यों चलेगी? ये इसलिए है कि ये जो है जो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के जितने भी बौद्धिक वर्ग और प्रवक्ता हैं सिर्फ नेहरू गांधी को बचाने के लिए और बीजेपी आरएसएस का विरोध करने के लिए इस दोहरी मानसिकता या इस तरह के सवालों के निशाने पर रहते हैं। और ये वो न भूलें कि इसी तरह का तर्क जो कट्टरवादी तत्व हैं हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के, आरएसएस के तबके के, बीजेपी के तबके से वो यही कहते हैं। वो असदुद्दीन के तर्क का ही समर्थन करते हैं। वो कहते हैं कि देखिए भाई इन्होंने एक देश भी ले लिया और अभी गए। तो इस तरह की साजिश को हमारे सभी भारतीय भाई बहन अच्छी तरह से पहचाने कि ये जितने भी प्रवक्ता आते हैं, जितने भी बौद्धिक वर्ग है जो है वो इस्लाम आस्था के जो है कितने डेंजरस हैं। जबकि वास्तविकता यह है कि भारत विभाजन का विरोध हमारे 90% इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों ने किया था और यह देश धर्म के आधार पर बटा ही नहीं था। यह नेहरू को सत्ता दिलाने की साजिश का ये दुष्परिणाम है जो देश भुगत रहा है। इस तथ्य को ये तथ्य है। इसी तथ्य को छुपाने के लिए असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग जो है ये दोहरी मानसिकता का शिकार होते हुए इस सवाल को जिंदा रखते हैं कि धर्म के आधार पर आपने एक देश भी ले लिया और बाई चॉइस बोल करके यहाँ पर वो भी गए।
बड़े 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 धूर्त और होशियार आप हैं। तो किस तरह का खेल जो है हमारे देश में इस विभाजन को विभाजन के मुख्य मान अपराधियों को छिपाने के लिए किस किस तरह का खेल वो खेला जा रहा है। और सबसे वाहियात खेल जो है इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के बौद्धिक वर्ग और उसके प्रवक्ता, ये हालत है। और वो इसी तरह के तर्क का समर्थन करते हैं जो कि कट्टरवादी तत्व हिंदू सनातन के, हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के जो कट्टरवादी तत्व हैं, जो आरएसएस और बीजेपी के तबके के जो कट्टरवादी तत्व हैं, वो भी यही तर्क देते हैं, वह भी कट्टरवादी तो यही तर्क देते हैं कि ये मुसलमान धर्म के आधार पर एक देश भी ले लिया और अभी गए। तो सवाल इस बात का है कि ये जो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की जो बौद्धिक वर्ग, सभी अवाम नहीं, बौद्धिक वर्ग और उसके प्रवक्ता जो है दोहरी मानसिकता का शिकार होते हुए इस तरह के खतरनाक सवालों को जन्म देते हैं। जबकि वास्तविकता यह है, सबको ये कहना चाहिए कि भाई देश बांटने का समर्थन हमने नहीं किया था। हम तो वही हैं जहां पले थे, और क्यों जाए वहां पर। जब हम यानी इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन को कहना चाहिए भाई कि भाई हम तो वही हैं जहां पर हैं, जिन्होंने देश को बांटा उसे पूछिए। ऐसा दावा जो है वो करना चाहिए। लेकिन ये कितना खतरनाक खेल जो है इस्लाम आस्था के तबके जो बौद्धिक वर्ग, वो भी असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग, अक्सर बात देखता हूं, हम तो भाई चॉइस रख गए। तो भाई चॉइस वाला जो आर्गुमेंट वही दे रहे हैं, भाई चॉइस वाला आर्गुमेंट वही दे रहे हैं जो कि नेहरू गांधी को बचाना चाहते हैं और धर्म के आधार पर देश बंटने को जस्टिफाई करते हैं। और मैंने नेहरू गांधी को बचाने के लिए और धर्म के आधार पर देश को बढ़ने को जस्टिफाई करने के लिए, मतलब उसको उचित ठहराने के लिए जो तर्क गढ़ने की साजिश करते हैं, वही इस तरह के सवालों को जन्म देते हैं कि धर्म के आधार पर अपने एक देश भी ले लिया और बाई चॉइस बोल करके यहाँ रह भी गए। तो कितने होशियार और धूर्त आप हैं। जबकि उनको ये कहना चाहिए कि भाई हमने तो विभाजन का समर्थन किया ही नहीं। हमारे 90% लोग जो है विभाजन के विरोध में थे। जिन्होंने विभाजन किया, पाकिस्तान बनवाया, देश बंटवाया, 25 से 30 लाख लोगों को मरवाया, जाके उनसे पूछे ना। हम तो वहीं पर हैं जहां पर थे हम। इस तरह का स्टैंड, इस तरह की विचारधारा जो है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन बिल्कुल वो बदस्तर रूप में इसी विचारधारा को कायम रखें और असदुद्दीन ओवैसी जैसे देश विरोधी, भारत विरोधी जो कि सिर्फ नेहरू गांधी को बचाने के लिए और बीजेपी आरएसएस के विरोध की मानिया से ग्रसित लोग जो है इस तरह के खतरनाक सवालों को जन्म देते हैं। तो इनसे भी सावधान रहने की आवश्यकता है। ये अक्सर वास्तव में ये बहुत ही खतरनाक खेल रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी जैसे जो बौद्धिक वर्ग है हमारा इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का, और जितने भी प्रवक्ता आते हैं, अक्सर मैंने देखा है कि चाहे वो शोएब जमई हो, चाहे वो साजिद रशीदी हो, चाहे अंसार रजा हो, चाहे सादाब चौहान हो, वो ये बोलते हैं कि हम बाई चॉइस हैं। तो बाई चॉइस वाला आर्गुमेंट इज वेरी वेरी निफेरियस एंड डेंजरस। इसलिए इसमें हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबकों से ये अपेक्षा है कि ये इन असदुद्दीन ओवैसी हुआ, चाहे अंसार राजा हुआ, साजिद रशीदी और ये
और ये शोएब जमई और शादाब चौहान इत्यादि की मानसिकता को चेतावनी दें कि बाई चॉइस वाला तर्क जो है वो मत दिया करें, इसलिए कि वो एक बहुत खतरनाक सवाल को जन्म देता है। वो जो है इस विभाजन का जो मुख्य किरदार है, मुख्य अपराधी है मोहनदास करमचंद गांधी और जवाहरलाल नेहरू और माउंटबेटन। खैर मैंने जो भी गांधी ने देश को बंटवाया वह जो है वायसराय माउंटबेटन के इशारे पर। तो इनके अपराध को और इन अपराधियों को के बचाने के चक्कर में और आरएसएस बीजेपी के विरोध के चक्कर में जो है विरोध के चक्कर में दोहरी मानसिकता का शिकार होते हुए इस खतरनाक सवाल को उनको जन्म देते हैं। असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों की मानसिकता कि हम तो बाई चॉइस रह गए। तो इस तरह के तर्कों से हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन इनको आगाह करें, इनको चेतावनी दें कि इस तरह का प्रयोग मत करें वो। तो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से जो बौद्धिक वर्ग है या प्रवक्ता है जो कि बोलता है कि मैं तो यहाँ बाई चॉइस रह गया, यदि ये सुधर जाएंगे तो हमारे जो हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का तबका है या हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के कट्टरवादी सोच वाले और आरएसएस बीजेपी के भी तबके से जो कट्टरवादी तत्व हैं उनका भी मुंह बंद किया जा सकता है, जो कि अक्सर ये कहा करते हैं कि इन्होंने धर्म के आधार पर एक देश भी ले लिया और यहाँ पर रह भी गए। ये निहायत एक खतरनाक किस्म का एक तर्क चल रहा है और जिसके जन्मदाता असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों का यह तर्क है कि हम जो है यहाँ पर बाई चॉइस रह गए। बिल्कुल इसको सिरे से खारिज किया जाना चाहिए। जो है स्टैंड या विचारधारा यह होना चाहिए कि भाई हम तो वही हैं जहां पर पहले थे। जिन लोगों ने देश बंटवाया उनसे जाके पूछिए, हमने तो विभाजन का विरोध किया था। तो इस तरह से इसको दुरुस्त किया जा सकता है। तो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन ये देखें कि भारतीय जनता दल किस तरह के माहौल को लाने की कोशिश कर रहा है कि माहौल में जिसमें हमारी साझी विरासत और साझी माने ये संस्कृति, साझी सोच ही इस मुल्क का और भारतीय समाज का आधार बने। तो हमारी साझी विरासत, साझी सोच, साझी समझ को तबाह करने के लिए, उसको बर्बाद करने के लिए ये बीजेपी के जितने भी सिपह सालार हैं, खास करके वो हिमांशु त्रिवेदी, वो अलग से जो है तर्क लेके आता है, वो भी स्यूडो साइंस का आवरण लेकर के कि हमारे पुराने जमाने में ये साइंस था, वो साइंस था, सब बकवास। और इस तरह से दिखाने का कि हिंदू सनातन जो है अन्य पंथों से बेहतर है, वो सबसे श्रेष्ठ है। ये मैनिया जो है बिल्कुल राष्ट्रघाती है। ये एपिसोड कुछ लंबा न हो जाए तो, लेकिन आगे आने वाले एपिसोड में कि ये हिमांशु त्रिवेदी को ख्याल रखना पड़ेगा और रखना चाहिए कि सभी पंथों का समान रूप से आदर किया जाना चाहिए। ये सीख हमारे महान संत और महान दार्शनिक स्वामी विवेकानंद ने दिया हुआ है। हमारे कबीरदास ने दिया हुआ है। हमारे नानक जी ने भी दिया हुआ है। हमारे रामकृष्ण परमहंस जी ने भी दिया हुआ है। हमारे सूफी संतों ने भी दिया हुआ है। हमारे संत जो रविदास ने दिया कि सभी पंथों का आदर किया जाए। ये सुधांशु त्रिवेदी जो है वो किस खेत की मूली हैं?
इनके आगे बताएं। जो दर्शन हमारे कबीरदास से वो सिखा गए हैं, जो दर्शन हमारे सूफी संत सिखा गए हैं, जो दर्शन हमारे जो संत रविदास है और हमारे नानक जी और हमारे रामकृष्ण परमहंस इत्यादि सिखा गए हैं, उनके आगे ये किस खेत की मूली हैं जो कि दिखाते रहते हैं कि हिंदू सनातन जो है अन्य पंथों से ऊंचा है, बेहतर है और वो श्रेष्ठतर है। तो सवाल इस बात का है कि जो हमारा संविधान बना है वो साझी संस्कृति, साझी सोच और साझी समझ के आधार पर है। उसको नष्ट करने वाले जो है वो जो है हिमांशु त्रिवेदी जैसे लोग खड़े हो गए, और उसी का एक जो घिनौना रूप कौन है, वो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ है। और इसी के जवाब में इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से जो है वो खड़े हो जाते हैं। तौकीर रजा, शफीकुर रहमान वर्क, असदुद्दीन ओवैसी, देखिए इनका तमाशा। ये संविधान का नाम भी लेंगे और कभी भी संविधान का आदर नहीं करेंगे कि हमारा देश जो है सिर्फ संविधान से चलने वाला देश है। न इसमें वो हिजाब का महत्व है, न तो इसमें कुरान का महत्व है, न इसमें इस्लाम का महत्व है। इस्लाम आपका व्यक्तिगत आस्था, व्यक्तिगत आपका पंथ है, उसको व्यक्तिगत रूप से निभाइए। पूरा देश जो है वो सम्मान करेगा। और इस प्रकार जितने भी पंथ वाले, सिर्फ ये इस्लाम पंथ ही नहीं, जितने भी पंथ हैं, वो आपका हिंदू सनातन है, ईसाई पंथ है, सिख पंथ है, सभी व्यक्तिगत आस्था के रूप में उसको व्यक्तिगत तौर तरीके से उसको निभाना पड़ेगा। हमारा सामूहिक जीवन, हमारा राष्ट्रीय जीवन, हमारा भारतीय जीवन, इसमें किसी भी पंथ की कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि हमारे लिए भारत राष्ट्र, अवाम और संविधान वो सर्वोपरि है। अब लगता है कि ये एपिसोड जो है वो कुछ लंबा हो जाएगा।